बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द बायलिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन का। डीएनए रेप्लिकेशन, ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 20, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट replication of DNA. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 polynucleotide strands that are anti-parallel to each other. One is from 3 prime to 5 prime and second one is from 5 prime to 3 prime. तो वॉटसन और क्रिक मॉडल के डीएनए के मुताबिक डीएनए जो है ना वो 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, और उन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने वाली होती है नाइट्रोजिनस बेसिस। एडेनिन के सामने थायामीन डबल बॉन्ड, गवानीन के सामने साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन के सामने गवानीन ट्रिपल बॉन्ड, थायामीन के सामने एडेनिन डबल बॉन्ड, एडेनिन के सामने थायामीन डबल बॉन्ड, गवानीन के साथ साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। सो इस तरह नाइट्रोजीनियस बेसिस ने क्या किया होता है, डीएनए को के 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ के रखा होता है। ये डीएनए जो है ना, माइटोसिस के दौरान जब सेल ने डिवीजन करनी होती है, जैसा कि माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है, अगर हम इंसान के सेल की बात करें, ह्यूमन सेल की, सो 46 क्रोमोसोम्स जो है आगे 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है सेल, और क्रोमोसोम्स जो है वो 46 दोनों डॉटर सेल्स के पास जाते हैं। ठीक है, अब देखें, ये इसके पास तो 46 थे, अब ये सेल जब 1 से 2 हुआ तो इसके पास भी 46 के, उसके पास भी 46 के। इसका मतलब है कि पहले क्रोमोसोम्स क्या हुए हैं, डुप्लीकेट हुए हैं। तो जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए हैं तो क्रोमोसोम बने किसके हुए हैं, डीएनए के बने हुए हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट से ही हमने यही बात की है दैट क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए की फॉर्म, कोइल्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म को तो हम क्रोमोसोम कहते हैं। सो ये डीएनए जो है ना वो रेप्लिकेट होता है। ये देखें, अगर हमारे पास ये है ना क्रोमोसोम, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये देखें ये डीएनए पे मुश्तमिल है क्रोमोसोम, पर जब उसने माइटोसिस करनी होती है तो उससे पहले वो अपनी कॉपीज प्रोड्यूस कर लेता है, अपने रेप्लिकास प्रोड्यूस कर लेता है। ये देखें, ये हो गए 2, एक था अब 2 हो गए हैं। इसी तरह ये नीचे वाला क्रोमेटिड भी 1 से कितने हो जाता है, 2 हो जाता है। ये देखें स्टूडेंट्स, सो इसे कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए एक स्ट्रैंड से कितने हो गए, 2 हो गए। अब ये 2 कैसे हो गए, डीएनए ने रेप्लिकेशन कैसे की, डीएनए अपनी कॉपीज कैसे प्रोड्यूस करता है, उसकी डुप्लीकेशन कैसे होती है, इसके बारे में जो है ना वो हम 3 मॉडल डिस्कस करेंगे। एक मॉडल को हम कहते हैं जी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक ये देखें स्टूडेंट्स, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये क्या करते हैं, ओपन अप हो जाते हैं इस तरह। ठीक है, ये देखें, ये जो 2 स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए थे ना, ये क्या हो गए, ऐसे ओपन अप हो गए। ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, एडेनिन थायामीन, उनके बॉन्ड्स टूटे वो अलग हो गई। एडेनिन थायामीन, गवानीन साइटोसिन, साइटोसिन गवानीन, थायामीन एडेनिन, एडेनिन थायामीन, इस तरह से ना हमारे पास ये सीक्वेंस था। तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे ना वो क्या हुए, ब्रेक हुए। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जो है ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड जो है वो जिप की तरह, जैसे जिप के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये 2 स्ट्रैंड्स जो है डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एंजाइम्स की मदद से इनके साथ एक एक और नया स्ट्रैंड बनाया जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक। देखिए, सेमी का मतलब होता है हाफ या पार्शियल, कुछ हिस्सा। ये देखो, ये है हमारे पास पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल डीएनए, और हमने इसकी कॉपीज बनानी है। तो ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स ओपन अप किए, इसके सामने जब हम डीएनए के 2 स्ट्रैंड नए बनाएंगे, ये देखें, एडेनिन के सामने थायामीन डबल बॉन्ड,
एडेनिन के सामने थायामीन डबल बॉन्ड, थायामीन के सामने एडेनिन, थायामीन के सामने एडेनिन डबल बॉन्ड, गवानीन के सामने साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन के सामने गवानीन ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन के सामने गवानीन ट्रिपल बॉन्ड, गवानीन के सामने साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, थायामीन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थायामीन, एडेनिन के सामने थायामीन और थायामीन के सामने एडेनिन। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल पहले वाले डीएनए जैसे ही दो स्ट्रैंड्स और बन गए हैं। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेसिस वही वाली प्रोड्यूस हुई है। इसके सामने से ये वाला स्ट्रैंड अलग हुआ था, ये वाला इसके सामने बन गया, और इसके सामने से ये वाला स्ट्रैंड अलग हुआ था तो उसके सामने भी वही बन गया। सो इस मॉडल के मुताबिक डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल यूज होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि एक स्ट्रैंड डीएनए का पेरेंटल होता है पुराना वाला, और दूसरा जो है वो नया बनाया जाता है जो कि बिल्कुल पहले जैसा ही होता है। डीएनए की सेम जो है ना वो दो कॉपीज बन जाती हैं। ये देखें, एक ये डीएनए बन गया, एक ये। अब ये एक की बजाय कितने हैं, दो डीएनए, और ये दोनों आइडेंटिकल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस मॉडल इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्व का मतलब होता है महफूज करना, तो हमने एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट वाला महफूज कर लिया और एक जो है वो नया बनाया। ठीक है, और जो मॉडल्स हैं उसमें जी एक मॉडल है जी कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल का मतलब पूरा ही डीएनए कंजर्व होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना वो ऐसे ही रहते हैं, और इन्हीं स्ट्रैंड जैसी इंफॉर्मेशन सेल के पास होती है जिससे दो डीएनए जो है ना वो बन जाते हैं। ठीक है, हिलने इसी पूरा का पूरा डीएनए कंजर्व रहता है, ना वो खुलता है ना वो टूटता है ना उसके स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, वो एक ही जैसा जो है ना वो एक और प्रोड्यूस होकर कितने हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। दिस मॉडल इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव मॉडल। और तीसरा मॉडल जो पेश किया गया दैट इज डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल के मुताबिक डीएनए के सारे न्यूक्लियोटाइड्स टूट जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं ना उसके सारे न्यूक्लियोटाइड्स डिस्पर्स हो जाते हैं, और फिर दोबारा से वो मिलते हैं, और फिर जब दोबारा बनते हैं तो फिर वो दो डीएनए बनते हैं, फिर वो एक नहीं होता। ठीक है, अब इन तीन मॉडल्स में से एक मॉडल सिलेक्ट होना है जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक उसके साथ कॉपी बन गई। ठीक है, दो स्ट्रैंड अलग हुए और साथ दो नए बन गए तो डीएनए एक से दो हो गए। सो कंजर्वेटिव मॉडल में पहला वाला डीएनए वैसा ही रहेगा, उसके जैसा एक और बन जाएगा। डिस्पर्सिव मॉडल में सारा डीएनए ब्रेक डाउन होगा और फिर दोबारा से जो है ना वो बनेंगे, लेकिन वो दो बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप वैसे खुद भी सोचें कि इसमें से कौन सा मॉडल जो है ना वो ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि ये वाला मॉडल जो है ना वो ज्यादा पावरफुल है? आप खुद से अपनी थिंकिंग को यूज करें। फिर हम जो है ना, वैसे बात तो हमने करनी है, हमने इसका एक एक्सपेरिमेंट जो है ना वो एक्सप्लेन करना है, एक एविडेंशियल एक्सपेरिमेंट हमने बताना है जो कि ये प्रूव करे कि इन तीनों में से कौन सा मॉडल यूज किया जाता है। और वो एक्सपेरिमेंट आपको तभी समझ आएगा जब आप अच्छे से ये तीन मॉडल समझ लेंगे। यहाँ पर डीएनए के दो स्ट्रैंड्स अलग हुए हैं, दो नए बने हैं। यहाँ पे डीएनए वैसा का वैसा है, उसके जैसा और बन गया। यहाँ पे सारा डीएनए टूटता है और फिर नया बनता है। सो अब जो है ना वो हम बात करने लगे हैं कि इन तीनों में से आखिर कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, कौन सा मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो है वो जरूरी है। सो द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय Michelson and Stoll. These are two researchers working at the Cambridge Institute of Technology. ये जो है वो प्रॉपर बैक्टीरिया को ग्रो करवा के पेट्री डिशेस में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। सो इनके एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं जी द Michelson and Stoll एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय टू रिसर्चर्स। अभी जो है वो हम उसी के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने लगे हैं। सो मिजेल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक किया, बैक्टीरिया का एक कल्चर बनाया, बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करवाया जिसे हम बैक्टीरियल कल्चर कहते हैं। वैसे नॉर्मली जो है ना, देखें डीएनए जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना वो आगे फर्दर तीन कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। नंबर वन इज डी ऑक्सी राइबोज
sugar. Number 2 is phosphate group. And number 3 is nitrogenous base. So nitrogenous base कौन सी होती है? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, जिनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है. तो यहां पर हम नाइट्रोजन की कौन सी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन 15. तो हमने ऐसा बैक्टीरिया का कल्चर बनाया जिसमें हमने बैक्टीरिया को ग्रो किया और उनके को जो चीजें एसेंशियली चाहिए थी ना, जो जरूरी थी उनकी ग्रोथ के लिए. बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब होता है डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो बाइनरी फ्यूजन करके 1 से 2, 2 से 4 होते हैं ना, इस तरह डिवाइड करते हैं. सो डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए डीएनए अपना रेप्लिकेट करना पड़ता है और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए नाइट्रोजीनियस बेसिस एक अहम हिस्सा है. सो हमने जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना बैक्टीरिया को, उनके डीएनए को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाइट्रोजन 15 आइसोटोप यूज किया है. वैसे नॉर्मली जो है ना वो नाइट्रोजन N14 होती है, लेकिन ये उसका आइसोटोप है. N15 ये है हैवी, ठीक है, ये हैवी है. और N14 क्या है जी? लाइट है. तो हमने ये नाइट्रोजन चेंज किए ताकि हम डीएनए का वजन चेक कर सकें कि डीएनए आखिर कौन से मॉडल के मुताबिक रेप्लिकेशन कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या किया? बैक्टीरिया का कल्चर बनाया और उसकी एसेंशियल मटेरियल में जो है ना वो उसको N15 मीडियम दिया. N15 मीडियम में जब उसको ग्रो करवाया तो बैक्टीरिया का सारा डीएनए जो है ना वो हैवी आइसोटोप वाला है. ये कौन से वाले बैक्टीरिया है? जिनकी नाइट्रोजनस बेसिस में N15 मौजूद है, जिसकी वजह से उनके डीएनए में, ये देखिए ये है जी डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स. और यहां पर हम ये बात करने लगे, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, कौन सी वाली है? 15 वाली. और थायामीन नाइट्रोजनस बेस है, कौन से आइसोटोप वाली है? 15 वाली. इनके दरमियान में डबल बॉन्ड है. फिर गवानीन जो है कौन सी है? 15 वाली. और साइटोसिन भी कौन सी है? 15 वाली. इनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है. इसी तरह साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड, गवानीन दोनों क्या है? 15 वाले. और इसके अलावा एडेनिन, सामने थायामीन, डबल बॉन्ड, दोनों क्या है? 15 वाले. तो ये क्या है? पेरेंटल डीएनए जो यहाँ पर मौजूद है. बैक्टीरिया के डीएनए में भारी वाला आइसोटोप मौजूद है, ठीक है, हैवी आइसोटोप मौजूद है. ये है बैक्टीरिया का डीएनए. तो रेप्लिकेशन जो है ना वो हमने देखनी है. अगर तो हम, क्योंकि हमने बात सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से शुरू की है, तो हम पहले सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में ही कंक्लूजन्स लेते हैं. देखें, ये है बैक्टीरिया का डीएनए जिसके अंदर N15 पाई जाती है. नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया? मिजेल्सन और स्टॉल ने क्या किया? N15 से निकाल के ना बैक्टीरिया को किस में ग्रो करवाया? N15 में. बैक्टीरिया की ग्रोथ का मतलब है कि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन कर रहा है. अभी आपने बैक्टीरिया को, ये देखें, ये बैक्टीरिया है और ये इसका डीएनए है. और ये डीएनए कौन सा है? N15 वाला. जब आप इस बैक्टीरिया को N14 वाले मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो फिर इसका डीएनए 1 से क्या होगा? 2 होगा. देखो अभी तो N15 में ग्रो कर रहा था वो, उसका डीएनए हैवी आइसोटोप्स वाला था. अब उस आपने ये देखिए इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ये देखना है कि अब जो है ना वो बैक्टीरिया को, जिसके पास डीएनए N15 वाला था, उसको हमने N14 वाले मीडियम में भेज दिया. यानी कि ये एक ऐसा कल्चर है जहां पर हमने बैक्टीरिया को N14 दी हुई है डीएनए बनाने के लिए. तो N14 में आके बैक्टीरिया जब बाइनरी फ्यूजन करने के लिए अपना डीएनए 1 से 2 करेगा, तो 1 से 2 करने के लिए जाहिर बात है वो अपना डीएनए डबल करेगा. और डीएनए डबल करने के लिए उसने नाइट्रोजीनियस बेसिस यूज करनी है. तो अब वो जो नाइट्रोजीनियस बेसिस यूज करेगा ना वो N14 वाली है, लाइट वाली है. ठीक है, तो ये देखें, ये हमने इस डायग्राम के मुताबिक ये देखा है कि एक कल्चर, दूसरा कल्चर, तीसरा कल्चर, ये 3 कल्चर्स बना लिए और बैक्टीरिया को N15 से जो है ना वो इनमें शिफ्ट कर दिया. भारी डीएनए वाला बैक्टीरिया जो है वो अब हमने लाइट वाले मीडियम में शिफ्ट कर दिया. अब हमने देखना है कि वो कैसा डीएनए दोबारा से बनाता है. अब जब बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे, अब जब वो रेप्लिकेशन करेंगे, अब जब वो अपना डीएनए 1 से 2 करेंगे, तो वो कौन सा वाला होगा? N15 वाला होगा या N14 वाला होगा? ठीक है, तो देखें, अगर तो सबसे पहला सैंपल लिया हमने 0 मिनट पे, मतलब हमने N15 से N14 में डाला और फौरन उसको बाहर निकाल लिया. दूसरा सैंपल लिया 1 डिवीजन के बाद,
जब बैक्टीरिया ने पहली डिवीजन की, और तीसरा सैंपल लिया है जी 40 मिनट के बाद, जब बैक्टीरिया ने एक डिवीजन की और फिर दूसरी भी डिवीजन की। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है ना हम बात करते हैं कि ये कैसे सेपरेट करेंगे इसके डीएनए। सो मिजेल्सन और स्टॉल ने क्या किया, सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया, CaCl, सीजियम क्लोराइड। यहाँ N15 से बैक्टीरिया को N14 मीडियम पे शिफ्ट किया और उसको 0 मिनट पे ही निकाल लिया। बैक्टीरिया को डिवाइड होने का टाइम नहीं दिया, पहले ही 0 मिनट पे ही फौरन से जो है ना वो डीएनए को निकाला और निकाल के सीजियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में डाल दिया। जब उन्होंने इस डीएनए को सीजियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में डाला तो उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई उसको बहुत तेजी से रोटेट करवाया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होने की वजह से ग्रेडियंट बन गया। तो क्या हुआ, डीएनए वजनी होने की वजह से सीजियम क्लोराइड भी जो होते हैं ना वो हैवी होने की वजह से नीचे चले जाते हैं और क्लोराइड आयन जो है वो हल्के होने की वजह से ऊपर आ जाते हैं। तो ये ग्रेडियंट बन जाता है। ये देखें, भारी चीजें नीचे की तरफ जाएंगी, हल्की चीजें ऊपर की तरफ आएंगी। तो अभी जो हमने बैक्टीरिया शिफ्ट किए वो N15 से 14 में किया और उसको कुछ भी करने का टाइम नहीं दिया। इसका मतलब है कि उसका डीएनए अभी 15 वाला ही है, उसने अपने अंदर N14 ऐड नहीं किया क्योंकि हमने उसे डिवीजन का टाइम ही नहीं दिया अभी तक। तो जैसे ही हमने ये 0 मिनट वाले बैक्टीरिया जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई इनकी, तो डीएनए हैवी आइसोटोप की वजह से नीचे चला गया सीजियम की तरफ। तो ये जो डीएनए है ये कौन सा है, N15 वाला हैवी। फिर उसके बाद जो है ना वो दूसरे कल्चर से हमने बैक्टीरिया लिए जिसको हमने 20 मिनट दिए हैं। 20 मिनट जब देंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, 1 से 2 बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, और उसका डीएनए भी क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट होके 1 से 2। लेकिन अब जो डीएनए रेप्लिकेट होके नए स्ट्रैंड्स बनाएगा वो N14 वाली नाइट्रोजनस बेसिस वाले होंगे। सो ये देखें स्टूडेंट्स, ये पहला वाला बैक्टीरिया जो हैवी होने की वजह से नीचे चला गया। फिर ये देखें डीएनए रेप्लिकेशन हुई, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है ना वो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। बाकी मॉडल्स भी अभी बताती हूँ वो क्यों नहीं हुए। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक ये देखिए यही वाले जो मैं हूं ना ये सीक्वेंस अलग करने लगी हूँ, एडेनिन 15, थायामीन 15, गवानीन 15, साइटोसिन 15, साइटोसिन 15, गवानीन 15, एडेनिन 15, थायामीन 15, फिर थायामीन 15, एडेनिन 15। अब देखो ये जो दो स्ट्रैंड है ना डीएनए के ये एक दूसरे से अलग हो गए और इनके सामने जो है ना वो नए बने हैं। वो नए जो बने हैं वो N14 वाले हैं क्योंकि अब बैक्टीरिया के पास N14 वाला मीडियम है और उसने नाइट्रोजीनस बेसिस N14 वाली यूज करनी है। तो देखें एडेनिन के सामने थायामीन 14 वाली, थायामीन के सामने एडेनिन 14 वाली, गवानीन के सामने साइटोसिन 14 वाली, साइटोसिन के सामने गवानीन 14 वाली, साइटोसिन के सामने गवानीन 14 वाली, गवानीन के सामने साइटोसिन 14, एडेनिन के सामने थायामीन 14, थायामीन के सामने एडेनिन 14, एडेनिन 14, थायामीन 14। तो देखो ये जो पेरेंट वाले स्ट्रैंड थे वो 15 वाले और जो नए स्ट्रैंड्स बने हैं वो 14 वाले बने, जिससे क्या हुआ कि डीएनए का जो साइज यहां से हमने ये जो 20 मिनट वाला सैंपल लिया ना उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। जब ये 20 मिनट वाले सैंपल की जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई तो पता चला कि डीएनए जो है ना वो यहाँ आ गया है। ठीक है, यहाँ क्यों आ गया, यहाँ पे वजनी होने की वजह से नीचे चला गया था, यहाँ पे वो मीडियम पे आ गया, सेंटर में आ गया। सेंटर में इसलिए आ गया है क्योंकि अब इसका एक स्ट्रैंड जो है वो भारी है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो हल्का है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो हो गया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से तो यही शो हुआ कि डीएनए ने अपना एक स्ट्रैंड संभाला हुआ था और दूसरा नया बना लिया, और नया बनाने के लिए उसने N14 वाली नाइट्रोजीनियस बेसिस, इसीलिए तो हमने नाइट्रोजीनियस बेसिस चेंज की थी ताकि हमें ये डिफरेंस देखने में आसानी हो जाए। फिर भी साइंटिस्ट ने एक कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट और किया। उन्होंने वो जो तीसरा वाला कल्चर बनाया हुआ था 40 मिनट्स वाला, उसमें से जो है ना वो बैक्टीरिया लिए। वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने एक डिवीजन की है ये वाली, अब वो दूसरी डिवीजन करने वाले हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, अब ये देखो ये पेरेंटल था जो यहां से आया, ये वाला कौन सा है 20 मिनट वाला। अब इससे अगला कौन सा है 40 मिनट वाला।
40 मिनट वाला क्या करेगा, आगे फर्दर अपने इन डीएनए की भी रेप्लिकेशन करेगा। अब हमारे पास ये एक डीएनए है, ये वाला, और ये और डीएनए, दो हो गया ना। अब डीएनए एक से कितने हो गए, दो। अब उन्होंने आगे फिर डिवाइड होना, ये देखें, एक ब्लू वाला स्ट्रैंड 14 वाला और एक ये ब्लैक वाला। सो ये फिर दोबारा से यही वाले सीक्वेंसेस लिखूंगी, एडेनिन 15, ग्वानिन 15, साइटोसिन 15, एडेनिन 15, थायामीन 15। और यहाँ दूसरी साइड पे ये वाला स्ट्रैंड है, थायामीन 14, साइटोसिन 14, ग्वानिन 14, थायामीन 14 एंड एडेनिन 14। ये देखें, अब ये जो दो स्ट्रैंड थे ये फिर से अलग हुए। अब क्योंकि ये फिर नाइट्रोजनस बेसिस 14 मीडियम वाली है, 40 मिनट के बाद तो ये नया स्ट्रैंड इसके सामने बना, थायामीन के सामने एडेनिन 14 वाली, साइटोसिन के सामने ग्वानिन 14 वाली, ग्वानिन के सामने साइटोसिन 14 वाली, थायामीन के सामने एडेनिन 14 वाली, एडेनिन के सामने थायामीन 14। और जो दूसरा बना, जाहिर बात है नाइट्रोजन 14 ही है, तो इसके सामने भी एडेनिन के सामने थायामीन 14, ग्वानिन के सामने साइटोसिन 14, ग्वानिन 14, थायामीन 14, एडेनिन 14। ये देखें, अब ये दो डीएनए बने। देखें स्टूडेंट्स, अब ये जो डीएनए है ये लाइट वाला हो गया पूरा, और ये वाला वही हुआ जो हमें पहले मिला था। ठीक है, सो जब हमने ये 40 मिनट वाला सैंपल सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद देखा तो एक डीएनए जो है वो सेंटर में स्टॉप हुआ और दूसरा डीएनए कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो इससे तो प्रूफ हो गया कि पहले राउंड पे ये है जी N15 और N14 वाला, और ये है जी N14 N14। ऐसे ही क्या करता है, देखो अभी बैक्टीरिया ने डिवीजन लिखी एट 0 मिनट। जब हमने 0 मिनट पे सैंपल चेक किया तो वो हैवी स्ट्रैंड था, नीचे चला गया। जब हमने फर्स्ट डिवीजन होने दी और 20 मिनट के बाद सैंपल चेक किया तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक एक स्ट्रैंड पुराना वाला और एक स्ट्रैंड नया वाला बन गया। ठीक है, इसलिए वो वेट जो है वो बीच वाला हो गया N14 और N15 के। N15 भारी थे 0 वाला, इसलिए वो नीचे चले गए। N14 और N15 मीडियम वाले थे, डेंसिटी वाले, इसलिए वो सेंटर में आ गए। और जब तीसरी डिवीजन की तो एक स्ट्रैंड जो है वो मीडियम डेंसिटी वाला और एक लाइटर आ गया, ये आ गया। सो इस मॉडल के मुताबिक डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक होती है। हर डिवीजन पर, हर रेप्लिकेशन पर एक स्ट्रैंड पेरेंट वाला होता है और दूसरा स्ट्रैंड नया बनाया जाता है। आप देखें स्टूडेंट्स, अगर ये मॉडल रेप्लिकेशन जो है ना वो कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक होती फिर तो इतना लंबा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो पहले स्टेप के बाद ही एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाना था। कैसे कंप्लीट हो जाना था, ये देखेंगे N15 है कंजर्वेटिव मॉडल, ये तो मैंने सेमी कंजर्वेटिव समझाया ना। कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है कि डीएनए जैसा होता है वैसा ही रहता है, उसके जैसा एक और बन जाता है। तो ये वाला डीएनए ऐसे ही रहना था और जब हमने उसे N14 मीडियम में कन्वर्ट करना था ना तो एक और बन जाना था उसी के जैसा। तो एक भारा और एक हल्का, खत्म। और डिस्पर्सिव मेथड में जो है ना वो सारे जो है वो मीडियम पे आ जाने थे। डिस्पर्सिव मेथड क्या कहते हैं, डीएनए सारा टूट जाता है और फिर नए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलकर दो नए बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर देखें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो हुआ जिसमें एक स्ट्रैंड चाहे जब जितनी भी डिवीजन्स हों, इसकी आगे भी कर लें चाहे, एक स्ट्रैंड पेरेंट वाला रहता है और एक स्ट्रैंड हमेशा नया बनता है। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय मिजेल्सन एंड स्टॉल टू शो द मॉडल यूज्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन है जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें जब हम डीएनए को डाल के उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसे बहुत तेजी से रोटेट करवाते हैं, तो डेंसिटी साइज के हिसाब से मटेरियल जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। यहाँ पर जो है ना वो हमने डीएनए को उसके वजन के हिसाब से सेपरेट किया। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।